हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन लावसना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आज इस लेक्चर में बेसिकली सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि 18 अगस्त है ना, 18th ऑफ अगस्त 1951 को देश के पहली आईआईटी की स्थापना की गई थी, आईआईटी खड़गपुर, है ना। और अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप सभी लिख लें। और इसकी स्थापना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइमलाइन में हुआ था 18th ऑफ अगस्त 1951 एंड दैट वाज द आईआईटी खड़गपुर, जो कि फर्स्ट भारत की आईआईटी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो बिना देर किए हम सभी आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान पे। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, जो आप सभी को बताना चाहता हूं। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और 1961 में खत्म हुआ था, इसका उद्देश्य था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इफ आई एम सेइंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब तेजी से देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यानी देश में खूब इंडस्ट्री खोलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो गोल था, याद रखिएगा, एग्जाम में आमतौर पे पूछ लिया जाता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। इसके साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्रीज को, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो मशीनें बनाती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था। इसके बाद पब्लिक सेक्टर को, यानी सरकार का जो क्षेत्रक है, यानी जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं, उसको मजबूत करना था। तो बेसिकली इस 5 ईयर प्लान में सेकेंडरी सेक्टर को टारगेट किया गया। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि ये जो पूरा मॉडल था, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत को इंडस्ट्री के सेक्टर में कैसे खुद को मजबूत करना है और कैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल प्लान बनाना है, ये पूरा प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग आप सभी को मालूम होगा कि नेहरू के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे, पीसी महालनोबिश, उनके द्वारा किया गया था। सो दिस प्लान वॉज ड्राफ्टेड, ये लिख लेंगे आप सभी, ड्राफ्टेड एंड प्लान्ड बाय, है ना, पीसी, है ना, महालनोबिश, है ना। तो ये आप सभी लिखना है तो लिख लें, महालनोबिश के द्वारा किया गया था। इस सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूं। इसमें गवर्नमेंट का फोकस था कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करे, है ना। गवर्नमेंट ने अपनी देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बाहर से जो भी अलग अलग देशों से प्रोडक्ट हमारे देश में आती थी, उन पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। आज के समय हम उसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटेक्शनिज्म। अब ये प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, बस ऐसे समझिए कि दूसरे देश की, मान लो हमारे देश में कोई एक वस्तु है, मान लो बिस्किट है। अब हमारे देश की जो बिस्किट है वो 5 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन दूसरे देशों से भी बिस्किट हमारे देश में आ रहा है, खाने वाली बिस्किट, वो 2 रुपए की है, 3 रुपए की, और अच्छी क्वालिटी है। तो जाहिर सी बात है, जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसका माइंडसेट चीप एंड बेस्ट होता है कि कम दाम में बेहतरीन चीज मिल जाए। तो ये बड़ा नेचुरल है कि सारी जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उस विदेशी वस्तु की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और जो इंडियन प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत 5 रुपये जिस बिस्किट की, उसको लोग कम खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हमारे देश की प्रोडक्ट कम बिकेगी, और जब कम प्रोडक्ट बिकेगी तो इंडस्ट्रीज भी कम चलेंगी, है ना, इंडस्ट्रीज फेल हो जाएंगी। गवर्नमेंट को अपने देश की इंडस्ट्रीज के कामयाब होने से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूलेगी। तो अपने देश की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और बाहरी प्रोडक्ट्स के इन्फ्लुएंस से इन इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने उस दौरान जितनी भी प्रोडक्ट्स विदेशों से आती थी, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, आयात होकर आती थी, मान लीजिए कि अमेरिका हमारे देश में कोई सामान बेचने आ रहा है, 2 रुपए के बिस्किट उस दौरान, तो भारत सरकार उस पर हायर टैरिफ्स इंपोज करती थी। हायर टैरिफ का मतलब बॉर्डर टैक्स, है ना। तो मान लो इस पर टैक्स लगा दिए 3 रुपया, तो हो गया ये 5 रुपए का। हमारे यहाँ का बिस्किट 5 रुपए का, इनका भी बिस्किट 5 रुपए का। तो मैं ये सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, है ना। टैक्स कितना बढ़ाया गया था, कितना नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन ये सारी टैक्स बढ़ाई गई इसलिए क्योंकि अगर वो आती हैं प्रोडक्ट्स हमारे देश में, जो 2 रुपए की मिलती थी, वो 5 रुपए की मिलेगी। अब जनता के पास 2 ऑप्शन है, 5 रुपए यूएसए का प्रोडक्ट, 5 रुपए का इंडिया का प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, लोग अपना ही लेंगे कि भैया 5 रुपया खर्चा करना ही है तो अपने देश का लें हम, है ना। तो जब हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट से अपने देश के प्रोडक्ट को बचाते हैं अपने ही देश में, हायर टैरिफ इंपोज करके दूसरे देशों के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, तो हम कहते हैं कि वो प्रोटेक्शनिज्म है ना, संरक्षणवाद है। हालांकि ये चीज ज्यादा 2017 के बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रमोट किया गया।
तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइक पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 ईयर प्लान को प्लान किया था, ड्राफ्ट किया था। इसके बाद हम सभी अभी यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, लेकिन ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इस प्लान का गोल क्या रखा गया था, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार का एक गोल था कि अगर 1956 में हमारे देश की जीडीपी अगर 100 रुपए है, तो 1961 आते आते हमारे देश की जीडीपी लगभग 104.5% होना चाहिए, यानी 104.5 रुपीस होना चाहिए। तो टारगेट जो ग्रोथ रेट रखा गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, इट वॉज द 4.5%. सो टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज 4.5%. एंड हमने जो अचीव किया 1961 में, है ना, जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था, ठीक है, अचीव्ड जो ग्रोथ रेट था, इट वाज बेसिकली 4.24%, सॉरी 4.27%. सो टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.5%, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का रखा गया था, एंड द अचीव्ड ग्रोथ रेट वाज 4.27%. सो नेचुरली अगर हम इसको बड़े बढ़िया से देखें तो हमें यह मालूम चलेगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान एक फेल्ड प्लान था हमारे देश के लिए, क्योंकि जो टारगेट रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन मैं यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम्स को लॉन्च किया, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो स्कीम्स थी कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको भी सपोर्ट करती थी। तो 1956 में भारत सरकार ने जो पहली स्कीम लॉन्च की उसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो हम लोग इसको स्कीम नहीं कहेंगे, भारत सरकार ने एक कानून पास किया था पार्लियामेंट से, और इस समय नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, और इस पर्टिकुलर लॉ या कानून के जरिए, एक्ट के जरिए, इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी औद्योगिक नीति प्रस्ताव। तो इस कानून को पार्लियामेंट से पास करने के बाद नेहरू ने बताया कि भारत की जो भी इंडस्ट्री है, जो भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, है ना, शेड्यूल ए, ठीक है, बी एंड सी। तो भारत की जो भी इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज, सरकारी कंपनियां, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया इस कानून के जरिए, याद रखेंगे। इसके बाद आप सभी को मालूम होगा कि भारत की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। तो दूसरा आप लिख लीजिए, 1 सैप 1956 को LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई, है ना, कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और बीमा क्षेत्र का, यानी इंश्योरेंस सेक्टर का, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो इंश्योरेंस सेक्टर थी, उस दौरान लगभग 240 प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी। कई की किताबों में 245 लिखा होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि अप्रॉक्स 240 इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियां थी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, उनको मर्ज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया था 1 सितंबर 1956 को। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी वर्ष 1956 में एक और चीज किया। ये मैं सब सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च हुई स्कीम्स की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने 1956 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नामक एक इंस्टीट्यूशन बनाई। स्टेट, है ना, ट्रेडिंग, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो इस नाम के इंस्टीट्यूशन नेहरू की गवर्नमेंट ने बनाई। इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भारत के विदेशी व्यापार को संगठित, यानी भारत का जो फॉरेन ट्रेड है उसको स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड और बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज्ड रूप से डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी कि भारत का विदेशी व्यापार बहुत बेहतरीन हो जाए, है ना, उसमें मतलब बहुत सुचारू तरीके से चले, एफिशिएंट वे में चले। तो इसलिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसके बाद जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एक था, एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई
सो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आमतौर पे पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1954 से लेकर 1957 के बीच में, है ना। 1954 में ही बन गया था लगभग, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी नहीं होता है कि फाइनल जो कंप्लीट यानी फाइनल बनकर जो रेडी हुआ था इंस्टीट्यूट 1957 में हुआ था। और मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की, है ना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जिसे हम आमतौर पे हेल कहते थे कि भारत सरकार की एक हेल कंपनी है। और ये जो संस्था थी पिंपरी में था, भारत के पिंपरी में लोकेटेड था, ये याद रखिएगा। सो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाज लोकेटेड इन पिंपरी। इसका गोल ये था बच्चों कि जो देश का जो स्वदेशी एंटीबायोटिक्स जो उत्पादन है, यानी हमारे देश की जो लोकल एंटीबायोटिक्स जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा करके मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हम इतने सेल्फ रिलायंट हो जाए कि हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके बाद रांची में 1958 में, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप लिख लीजिए, 1 सेकेंड, आप सभी रुक जाएंगे, ये 4th पॉइंट था। 5th में लिखेंगे आप। 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट की, उसका नाम था हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना, याद रखेंगे, हेवी इन। और ये जो इंस्टीट्यूशन है आमतौर पे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना, ठीक है। रांची में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इट वाज इन रांची, झारखंड की जो कैपिटल है, ठीक है। तो रांची में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको HEC कहा जाता था शॉर्ट में, है ना। इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और इसको एस्टेब्लिश करने का जो मेन गोल था गवर्नमेंट का कि हमारे देश की जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो भारी मशीनरी होती हैं, जैसे नहीं देखते हो कि कोई कंपनी में प्रोडक्ट बनाने वाली जो मशीन है, उस मशीन को बनाने के लिए भी कंपनी होती है। तो उस मशीन को बनाने वाली कंपनी को हम कहते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज हैं, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं। तो हैवी मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का जो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इट वाज इन द 1958 इन द झारखंड। अच्छा, उस समय झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, ये भी याद रखेंगे आप सभी। 6 में अगर आप देखें, जो और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेकंड 5 ईयर प्लान के द्वारा लॉन्च किया गया, वो था भिलाई स्टील प्लांट। तो एक स्टील प्लांट बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भिलाई स्टील प्लांट। और ये जो प्लांट बनाया गया था एक देश के साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था। और ये USSR के द्वारा भारत मिलकर इसको बनाई थी, भिलाई स्टील प्लांट को। ये चीज़ याद रखेंगे आप सभी। और ये जो भिलाई स्टील प्लांट था, इसकी स्थापना हुई थी 1955 से लेकर 59 के बीच हुआ था, याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ में है ना, भिलाई स्टील प्लांट, दिस इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद राउरकेला नामक एक स्टील प्लांट भी स्टैब्लिश इस दौरान की गई थी। तो क्या नाम था उसका? राउरकेला स्टील प्लांट। और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जर्मनी के साथ मिलकर बनाया था इसी टाइमलाइन के दौरान। तो जर्मनी के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट पार्टनरशिप में इसको भी बनाया था। 1955-59 में राउरकेला यानी वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, माफ कीजिएगा उड़ीसा की बात हो रही है। इसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की भी स्टैब्लिशमेंट की गई, है ना, स्टील प्लांट की भी स्टैब्लिशमेंट की गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके के साथ मिलकर, और अगर मैं यूके कह रहा हूं तो यूके में 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन। तो बेसिकली इन सभी कंट्री को लीड ब्रिटेन करता है, तो कई जगह पे आपको ब्रिटेन लिखा हुआ मिलेगा। तो दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो यूके के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ब्रिटेन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 1955 से बनाना शुरू किया और 1962 में कंप्लीट हुआ था, है ना। तो ये याद रखिएगा, हालांकि 1955 से बनना शुरू हुआ, उस दौरान से ये स्टील प्लांट ऑपरेशनलाइज भी हो चुकी थी। ये इंडस्ट्रीज की, इन तीनों इंडस्ट्रीज की स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में जो इस्पात है यानी जो मशीन है या स्टील है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना,
इसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बड़ी अच्छी चीज की, फर्टिलाइजर प्लांट्स तो भारत में थे, जो नहीं होता खाद वगैरह जो यूरिया वगैरह, उससे संबंधित प्लांट्स को भारत सरकार ने अपने देश में बनाया। तो फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक्सपैंड किया गया। फर्टिलाइजर प्लांट्स, जो फर्टिलाइजर बनाती थी जो कंपनीज, उनको भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, एक्सपेंशन लिख लीजिए, और ईयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई फर्टिलाइजर कंपनियों को बनाया गया था, इसलिए ईयर पे फोकस मत कीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवीआईसी नामक इंस्टीट्यूशन को अप्रैल 1957 में बनाया था। केवीआईसी, और केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी एंड विलेज, है ना, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज कमीशन। और ये जो पर्टिकुलर आपका कमीशन है, जब मैं बात कर रहा हूं केवीआईसी की, तो केवीआईसी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इट वाज इन द अप्रैल, अगर लिखना है तो आप सभी लिख लीजिए, अप्रैल 1957, यानी 1957 में। दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और इसका उद्देश्य था कि जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, जिससे कि गांव में जितना ज़्यादा हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए, रोजगार का सृजन हो पाए और बेरोजगारी मिटे, अनएम्प्लॉयमेंट मिटे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 1 सेकंड रुक जाएंगे, मैं नंबरिंग देख लेता हूं, दिस इज 10। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई और स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें आप सभी को बताना चाहता हूं। इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखेंगे, ये पॉलिटी में भी आप सभी को पढ़ना है, 2 अक्टूबर 1959 को विलेज, रूरल एरियाज को इंक्लूसिवली डेवलप करने के लिए नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम का नींव रखा था, है ना। तो पंचायती राज सिस्टम का नींव रखा था, पंचायती राज सिस्टम का नींव रखा था। और ये जो पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेहरू की सरकार के द्वारा, ये बेसिकली राजस्थान में सबसे पहले लॉन्च किया गया। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बागडारी गांव में, याद रखेंगे आप सभी, बागडारी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बागडारी विलेज में भारत की पहली पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके बाद देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे आप एम्स कहते हैं, है ना, एम्स जो दिल्ली वाली है आपकी, है ना, एम्स जो है न्यू दिल्ली की, 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। 1956 में लिख लेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाज वेरी इजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि आधुनिक जो चिकित्सा है, यानी मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है ना, मॉडर्न ट्रीटमेंट, एजुकेशन, रिसर्च और हाई क्वालिटी वाली हेल्थ सर्विसेज देश के लोगों को प्रोवाइड करना। इसके बाद नेहरू की सरकार ने एनएसआईसी नामक एक इंस्टीट्यूशन बनाई, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है ना, एनएसआईसी नामक एक इंस्टीट्यूशन बनाई, जिसका फुल फॉर्म होता था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, है ना, नेशनल, ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। And you will amaze that when I am talking about the National Small Industries Corporation, this was started in the 1957 to 1961। तो 1957 में बनाया गया, और ये इतना समय इसलिए लग गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 ईयर का टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो रहा था, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एक्सपैंड किया जा रहा था। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन वाज कि भारत की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको मशीनरी, वहाँ पर ट्रेनिंग, और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और उनका मार्केट में फैसिलिटीज उपलब्ध कराना था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, माफ कीजिएगा, कंपनी का, जो नेहरू के द्वारा सेटअप किया गया है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि नेहरू ने इसी टाइमलाइन में एक और चीज की शुरुआत की, और वो था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसको आप ओएनजीसी कहते हैं। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट नेहरू के द्वारा किया गया, ओएनजीसी।
एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वाज स्टार्टेड इन द 1956, है ना, 1956 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ये था कि देश में जो ऑयल है और नेचुरल गैस की खोज और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद आप सभी को मालूम है कि दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन था वो 1956 से लेकर 61 में जाकर फाइनल हुआ था, है ना। तो आप 15 में आप दामोदर वैली कॉरपोरेशन को भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा अभी अगर आप ये पढ़ लें तो आपके लिए ही ज़्यादा होगा अच्छा, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन के नज़दीक आते हैं ना तो हम छटपटाने लगते हैं यार कहीं से कुछ फैक्ट मिल जाए। तो अभी जितना ज़्यादा है फैक्ट को कंपाइल कर लीजिए। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसे डीवीसी कहा जाता है ना, डीवीसी, इसको 1956 से लेकर 61 के बीच में इसको एक्सपैंड किया गया, एक्सपेंशन इसका किया गया। और इसका उद्देश्य था कि देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इरिगेशन और जो फ्लड कंट्रोल है उसके लिए मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स को मजबूत करना। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, नागार्जुन जो सागर डैम प्रोजेक्ट था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो शुरू की गई थी, है ना, उसको फाइनली जो बनाकर रेडी किया गया वो 1955 में किया गया था, आप सभी को मालूम है। लेकिन इसके बाद भी नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए काम चल रहा था साउथ में। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट पे भी काफी काम की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद गवर्नमेंट ने ना अपने आप को न्यूक्लियर में स्ट्रांग करने के लिए, चूंकि वो ऐसा समय था कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री खुद को एटॉमिक पावर बनाना चाह रही थी, है ना, न्यूक्लियर पावर बनाना चाह रही थी। तो इस दौरान नेहरू ने एक बड़ी अच्छी नीति अपनाई। नेहरू ने डिसाइड किया कि हम भी बनेंगे। तो नेहरू ने इस दौरान क्या किया कि अपने देश के लिए, है ना, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ, लिख सकते हैं आप सभी, एक्सपेंशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है ना। सो एक्सपेंशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, और इसको बेसिकली ट्रॉम्बे रिएक्टर भी कहा जाता है, ट्रॉम्बे रिएक्टर, ट्रॉम्बे रिएक्टर, सो TROMBAY reactor. And basically this particular Trombay reactor was started in the 1956. सो भारत में एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की शुरुआत 1956 में हुई थी, जिसका गोल था कि भारत को एटॉमिक के सेक्टर में मजबूत करना है और न्यूक्लियर रिसर्च और पावर, आप कह सकते हैं एनर्जी पावर की कैपेबिलिटी को बढ़ाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ठीक है ना। आप सभी को मालूम है कि 1951 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो द फर्स्ट IIT ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द खड़गपुर। इसके बाद IIT बॉम्बे का भी स्थापना हुआ था 1958 में। सो 1958 में IIT बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड, IIT बॉम्बे 1958 में। सो दिस इज द फैक्ट। इसके बाद अगर आप अगला देखेंगे जो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट किया गया, जिससे कि एग्रीकल्चर और ग्रामीण इंडस्ट्रीज यानी विलेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो पाए। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चलाई गई, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चलाई गई। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चलाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये सारी स्कीम्स को एक बार स्क्रीन पे देख ले, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन जो है न रहे। तो हालांकि ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया, लेकिन वी हैव डिस्कस्ड द मेजर वंस because in the examination the UPSC, BPSC, UPPSC and the other state PCS examination, even in the AEDO, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा इन्हीं मेजर स्कीम से करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि 1961 में सेकेंड 5 ईयर प्लान का एंड होता है, लेकिन 1960 में ही आपका थर्ड 5 ईयर प्लान का पूरा प्लान ड्राफ्ट या आप कह सकते हैं मॉडल कि कैसे थर्ड 5 ईयर प्लान को प्रोसीड करना है वो रेडी कर लिया गया था। और इसके बाद 1961 में हम लोगों ने अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे ख़त्म करके थर्ड 5 ईयर प्लान को शुरू किया। सेकेंड 5 ईयर प्लान के असफल होने का सफल न होने का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, कई कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि
चूंकि हमारे देश में पहले समय इंडस्ट्रीज में परिपक्व मेच्योर नहीं थे, ये हमारे लिए नई चीज थी पहली बार, तो इस कारण से भी हम उतने बड़े अचीवमेंट को नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि दिस वाज न्यू फॉर अस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर, इट वाज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, वो हमारी परंपरा थी, तो कोई बड़ी बात थी नहीं वो। और जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर में कई लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, सभी स्टेक होल्डर्स का बराबर का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में 1956 में खुद को मजबूत होते हुए देखना। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान का, तो इस समय गवर्नमेंट ने ज़्यादातर फोकस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे किया, पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज पे किया। तो शायद ये भी एक रीज़न था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब एनालिसिस किया गया था 1961 में कि क्यों हम फेल हुए। तो उसमें कहा गया कि ये भी एक रीज़न था कि गवर्नमेंट सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रही थी। यानी 1948 में 1948 में नेहरू के द्वारा लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक कानून जिसमें बताया गया था कि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी का देश है, जहां पर कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की अच्छी अच्छी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिला करके हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप 1948 से लेकर 1991 तक देखेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो हम टेस्ट फॉलो करते थे वो टेस्ट था कम्युनिज्म का, साम्यवाद का, और इसी का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, इम्पैक्ट था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पर फोकस किया। जब हम लगातार लॉस में पहुंचने लगे तो 1991 के बाद वी स्टार्टेड फोकसिंग, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहे थे, बट वी स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द कैपिटलिज्म वाला एरिया पे, पूंजीवाद वाला एरिया पे, जिसके कारण एलपीजी लॉन्च हुआ 1991 में। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप जिसे कहते हैं। बहरहाल वी विल डिस्कस ऑन दोज मैटर्स, ऑन दोज इशूज, ऑन दोज स्कीम्स। Right now, we have completed the second 5 year plan of India. We will start the third 5 year plan in the next lecture. Thank you, dear candidates.